हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? कैसे हैं आप लोग? मैं मारुति नंदन त्रिपाठी, आपका फिजिक्स का सर। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं एकलव्य महाराष्ट्र, जिसमें हम पूरी की पूरी 12th की बोर्ड, स्टेट बोर्ड कवर करेंगे। साथ ही साथ एमएसटीसीटी एग्जाम, नीट और जेई एग्जाम के भी क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहेंगे। तो बेटा, लेक्चर को ध्यान से देखें, नोट्स प्रॉपर बनाएं और जो भी लेक्चर के बाद डीपीपी यानी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम आपको मिले, उन्हें उसी लेक्चर के बाद कंप्लीट करें, उसके सॉल्यूशन कमेंट बॉक्स में डालें। ठीक है? तो कैसे हम ये पूरा का पूरा सिलेबस कवर करेंगे, तो पहले आइए हम उसको पहले देखते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, रिंग की वजह से, रॉड की वजह से डाइपोल मोमेंट पढ़ेंगे, कैपेसिटेंस पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस, वोल्टेज, करंट, इनका रिलेशन, केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ से क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वगैरह सब कुछ इसमें पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म बेसिकली दो पार्ट में है। पहला पार्ट है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, और दूसरा है मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिज्म। ये दोनों इसमें कवर करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसके बाद हम पढ़ेंगे अल्टरनेटिंग करंट, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, फिर हम पढ़ेंगे ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में बेसिकली दोनों चीजें कवर करेंगे। पहली वेव ऑप्टिक्स, और दूसरी रे ऑप्टिक्स। उसके बाद हम पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में कई सारे सब चैप्टर्स हैं, जैसे एटम्स, न्यूक्लियाई, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, कम्युनिकेशन सिस्टम भी इसी में कवर कर लेंगे। तो सर बेसिकली ये तो 12th एनसीईआरटी है। आप तो बात कर रहे हैं स्टेट बोर्ड एग्जाम की, महाराष्ट्र बोर्ड एग्जाम की। तो बेटा हम इसके बाद रोटेशनल डायनेमिक्स भी कवर करेंगे, जो कि आपका पहला चैप्टर है। फिर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। उसके बाद एसएचएम, ऑसिलेशन, एसएचएम, ये सारा पार्ट इसमें कवर करेंगे। तो इस तरह हम आपके पूरे के पूरे 12th बोर्ड, स्टेट बोर्ड कवर कर लेंगे। तो आइए हम आज स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो बेटा आज हम क्या क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन किसका? इंट्रोडक्शन चार्ज, चार्ज के बारे में। फिर उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे चार्ज की। उसके बाद कूलम्स लॉ पढ़ेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन। तो बेटा जो चार्ज, स्टडी ऑफ चार्ज है ना, वो कहां से है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ही है स्टडी ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ही है स्टडी ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में क्या करते हैं? चार्ज की स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में क्या करते हैं हम? चार्ज की स्टडी करते हैं। बेटा अगर ये चार्ज ना आया होता ना, तो क्लास 12th का आधा सिलेबस तो था ही नहीं उसमें। सिर्फ इस चार्ज की वजह से क्लास 12th का सिलेबस है पूरा का पूरा। इलेक्ट्रोस्टैट्स, मैग्नेटिज्म,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये सब चार्ज की वजह से ही है, चार्ज ही दुश्मन है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है क्या है? स्टडी ऑफ चार्ज। अब चार्ज क्या है? जैसे मास आपका एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, वैसे भी एक चार्ज भी है। चार्ज की यूनिट क्या होती है? चार्ज की यूनिट होती है कूलम। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम, जिसको हम सी से दिखाते हैं। अब चार्ज क्या है? स्केलर या वेक्टर? चार्ज के पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, उसके पास डायरेक्शन नहीं है। तो वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, मगर चार्ज के पास तो सिर्फ और सिर्फ क्या है? मैग्नीट्यूड। तो चार्ज क्या हुआ बेटा? चार्ज हुआ स्केलर क्वांटिटी। तो चार्ज क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है ना, तो सबसे छोटा चार्ज होता है, वो होता है +-1 इलेक्ट्रॉन। अब ये प्लस माइनस क्यों? चार्ज बेटा पॉजिटिव भी हो सकता है, चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है। जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है ना, वो होती है +-1 इलेक्ट्रॉन। इससे छोटा चार्ज नहीं हो सकता, यही सबसे छोटा चार्ज है। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है बेटा, कुछ चीजें और हम बता देते हैं। जैसे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। और जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है ना बेटा, वो होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, जो कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन के। तो बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है? स्टडी ऑफ चार्ज। चार्ज की जो यूनिट होती है वो होती है कूलम, जिसको हम किससे दिखाते हैं? सी से। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों स्केलर क्वांटिटी है? क्योंकि इसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। ठीक है बेटा, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो होती है एक इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये सबसे छोटा चार्ज है, इससे छोटा चार्ज नहीं हो सकता। ठीक है बेटा, अब चार्ज दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। चार्ज भी दो तरीके के होते हैं, टू टाइप्स ऑफ चार्ज। टू टाइप्स ऑफ चार्ज। एक हो गया पॉजिटिव चार्ज और एक हो गया निगेटिव चार्ज। दो टाइप के चार्ज हैं, एक पॉजिटिव चार्ज, एक निगेटिव चार्ज। सपोज के लीजिए ये एक पॉजिटिव चार्ज है, मेरा ये उंगली ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी एक उंगली पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर दो पॉजिटिव चार्ज को पास लाएंगे तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे को धक्का देंगे। दो नेगेटिव चार्ज को अगर पास लाएंगे तो भी एक दूसरे को धक्का देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि लाइक चार्जेस, या तो दो पॉजिटिव चार्ज या दो नेगेटिव चार्ज, अगर उन दूसरे को एक के पास लेके आए तो एक दूसरे को धक्का देंगे। और अगर एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो बेटा पहली बेसिक प्रॉपर्टी है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो जो पहली प्रॉपर्टी है चार्ज की वो ये है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। कहने का मतलब अगर एक पॉजिटिव चार्ज है, एक और पॉजिटिव चार्ज है, या एक निगेटिव चार्ज है और एक और निगेटिव चार्ज है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? अट्रैक्ट। अट्रैक्ट करेंगे नहीं, रिपेल करेंगे बेटा, रिपेल। ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। मतलब ये एक दूसरे के क्या है? दुश्मन है।
वहीं अगर एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज या एक निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज अगर पास में हो तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, पास आएंगे। अगर एक पॉजिटिव चार्ज है एक और पॉजिटिव चार्ज है, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, दूर दूर जाएंगे। अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है तो एक दूसरे के पास आएंगे। तो चार्ज की पहली प्रॉपर्टी है जिसमें लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। इसमें किसी भी तरह का कोई एक्सेप्शन नहीं है। जैसे जनरली ह्यूमन बीइंग्स में एक्सेप्शन आ जाते हैं वैसा इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। अगर लाइक है तो रिपेल, अनलाइक है तो अट्रैक्ट। ठीक है बेटा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है चार्ज की वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब ये क्वांटाइजेशन मतलब क्या होता है, क्वांटाइजेशन मतलब क्या होता है। सपोज कर लो बेटा एक बॉडी है, सपोज कर लो एक बॉडी है, एक काम कर लेते हैं, एक बॉडी है, ठीक है, उसमें से न्यूट्रल बॉडी है। अब न्यूट्रल बॉडी क्या होता है, न्यूट्रल बॉडी क्या होता है, न्यूट्रल बॉडी मतलब होता है जितने उसके पास पॉजिटिव चार्ज हो उतने उसके पास कितने क्या होने चाहिए, नेगेटिव चार्ज। मतलब जितना अगर पॉजिटिव चार्ज, अगर मान लो इसके पास 10 पॉजिटिव चार्ज है तो इसके पास 10 निगेटिव भी चार्ज होना चाहिए। ठीक है। अब क्या किए हैं, इसमें से 5 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए। अब इसमें से क्या किए हैं, 5 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए, 5 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। इसमें से क्या किए, 5 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लिए। तो जब 5 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लेंगे तो इसके पास नेट चार्ज कितने आ जाएंगे, इसके पास 10 पॉजिटिव थे 10 निगेटिव थे, ये बॉडी क्या थी, न्यूट्रल, या 50 पॉजिटिव 50 निगेटिव, बॉडी क्या है, न्यूट्रल। न्यूट्रल बॉडी मतलब जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं नेगेटिव चार्ज। अब क्या किया, इसमें से इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, मतलब नेगेटिव चार्ज बाहर निकाल दिए। तो इस पे नेट क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो इस पे आ जाएगा +5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब क्या किए, अब सेम बॉडी से 5 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, 5 इलेक्ट्रॉन क्या किए, दे दिए। जब 5 इलेक्ट्रॉन इसको दे देंगे तो इसके पास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा। जब 5 इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो इसके पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा तो इस पे नेट -5 इलेक्ट्रॉन चार्ज आ जाएगा। कहने का मतलब अगर कोई बॉडी है उस पर पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है और निगेटिव चार्ज भी हो जा सकता है। पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब यह है कि उसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला गया है, और निगेटिव चार्ज होने का मतलब यह है कि उसमें से इलेक्ट्रॉन दिया गया है, उसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन है। और पॉजिटिव चार्ज का मतलब यह है उसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया है, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है बेटा। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में बेसिकली क्या होता है कि जो चार्ज है ना, किसी बॉडी पे जो चार्ज है वो या तो 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, या 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन, इस तरह बढ़ता जाएगा, या तो -1 इलेक्ट्रॉन, -2 इलेक्ट्रॉन, -3 इलेक्ट्रॉन, इस तरह बढ़ता जाएगा। कहने का मतलब चार्ज जो है ना वो इंटीजर फॉर्म में होगा। 2.5 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, 2.5 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, 3.5 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। या तो वो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा, 3 इलेक्ट्रॉन होगा, 4 इलेक्ट्रॉन होगा, 5 इलेक्ट्रॉन होगा, इस तरह होता रहे, बढ़ता जाएगा। सिमिलरली या तो -1 इलेक्ट्रॉन, -2 इलेक्ट्रॉन, -3 इलेक्ट्रॉन, इस तरह पॉइंट में नहीं होंगे।
मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे ना वो इंटीजर फॉर्म में होंगे। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये है किसी बॉडी पे अगर कोई चार्ज है तो वो होगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ n, वेयर n इज इंटीजर। n क्या है? इंटीजर। n क्या है बेटा? इंटीजर। तो इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या हुआ कि किसी बॉडी पे जो चार्ज है वो n के इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में ही होगा। 2.5 नहीं हो सकता, 7.5 नहीं हो सकता, 2.3 नहीं हो सकता। ठीक है बेटा? तो अगली जो प्रॉपर्टी है वो ये कहती है कि जो चार्ज होगा ना वो हमेशा कंजर्व होगा। अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम की बात करें, आइसोलेटेड सिस्टम मतलब कि उस पर नेट फोर्स जीरो लग रहा है, मतलब कोई एक काम की एक सिस्टम को लिए बहुत दूर रख दिया, इसमें किसी और चीज का इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, तो एक आइसोलेटेड सिस्टम है। आगे मैं पढ़ाऊंगा आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है थर्मोडायनेमिक्स में बेसिकली, और अच्छे से बताऊंगा। पर अभी इतना समझ लो कि काम की एक रूम था, उस रूम को बहुत दूर जगह लेके गए, वहां पे किसी तरह का कोई अट्रैक्शन नहीं हो रहा है, किसी तरह का कोई इंटरेक्शन ही नहीं हो रहा है, कोई इंटरेक्शन ही नहीं हो रहा है। ठीक है? तो अगर कोई एक आइसोलेटेड सिस्टम है, ठीक है, तो उसमें नेट चार्ज हमेशा ही कंजर्व रहेगा। बताते हैं कैसे, देखिए। सपोज कीजिए एक रूम है, आइसोलेटेड रूम है, ठीक है, एक आइसोलेटेड रूम है, ए के पास, आइसोलेटेड रूम के अंदर ए, बी और सी हैं। एक आइसोलेटेड रूम है उसमें ए, बी और सी हैं। ए के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। ए के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन। बी के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन। और सी के पास -5 इलेक्ट्रॉन है। ए के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, बी के पास 4 इलेक्ट्रॉन है और सी के पास -5 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या किया, कुछ कुछ किया हम लोगों ने यहां पे, और कुछ कुछ करने के बाद, कुछ कुछ किया हमने, और कुछ कुछ करने के बाद क्या हुआ, कुछ कुछ किया, कुछ कुछ करने के बाद ए पे 4 इलेक्ट्रॉन रह गया, सी पे 2 इलेक्ट्रॉन रह गया और बी पे x इलेक्ट्रॉन रह गया। कुछ कुछ करने के बाद ए पे 4 इलेक्ट्रॉन रह गया, सी पे 2 इलेक्ट्रॉन रह गया और बी पे x इलेक्ट्रॉन रह गया। तो हमने ये बताया अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम है तो नेट चार्ज कंजर्व रहेगा। नेट चार्ज कंजर्व रहेगा मतलब जितना चार्ज पहले था उतना ही चार्ज बाद में रहेगा। तो यहां पे टोटल चार्ज कितना था बच्चों? यहां पे टोटल चार्ज था 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन माइनस 5 इलेक्ट्रॉन। 6 4 10, 10 में से 5 गया 5, तो यहां पे टोटल इलेक्ट्रॉन थे 5। यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन है? ए के पास है 4 इलेक्ट्रॉन, बी के पास है x इलेक्ट्रॉन और सी के पास है 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे टोटल इलेक्ट्रॉन है 6 प्लस x इलेक्ट्रॉन। अब मैंने कहा कि आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज कंजर्व रहेगा, मतलब ये दोनों चार्ज आपस में बराबर होने चाहिए। दोनों चार्ज आपस में बराबर होने चाहिए, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन बराबर होना चाहिए 6 प्लस x इलेक्ट्रॉन के। तो यहां से सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1 इलेक्ट्रॉन। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1 इलेक्ट्रॉन। तो कहने का मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं इसमें, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर कोई बॉडी आइसोलेटेड सिस्टम में है, कोई आइसोलेटेड सिस्टम है अगर, तो उसमें नेट चार्ज हमेशा हमेशा कंजर्व रहेगा। तो इसको अगर लिख दें, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम
net charge remains conserved. Net charge remains conserved for an isolated system. For an isolated system, net charge remains conserved. तो ये रही आपकी तीसरी प्रॉपर्टी. अब चौथी प्रॉपर्टी पे जाते हैं. तो चौथी प्रॉपर्टी पे जाने से पहले आपने पढ़ा होगा, या अगर नहीं पढ़ा होगा तो आगे हम पढ़ेंगे कि जो मास है ना वो स्पीड पे चेंज करता है. अगर स्पीड चेंज होगी तो मास भी चेंज होगा. जनरली हमको ज्यादा दिखाई नहीं देता क्योंकि हम उस स्पीड से जाते नहीं है. एग्जांपल बताते हैं. सपोज कीजिए m जो होता है m0 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर. v क्या है? जिस स्पीड से बॉडी जा रही है, स्पीड ऑफ बॉडी, और c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट. c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट. स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है बच्चों? स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड. और m नॉट क्या है? रेस्ट मास. तो जो मास है ना वो बॉडी की स्पीड पे डिपेंड करता है. मास ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ अ बॉडी. अगर स्पीड बढ़ेगी, जैसे से बढ़ेगी, तो मास भी चेंज होगा. मगर बेटा चार्ज के साथ ऐसा नहीं है. सपोज कर लो एक बॉडी है, सपोज कर लो एक बॉडी है, इस बॉडी का मास भी होगा, इस बॉडी पे चार्ज भी होगा. इस बॉडी पे मास भी होगा और इस बॉडी पे चार्ज भी होगा. तो अगर ये बॉडी किसी स्पीड से जा रही है तो इसका मास चेंज होगा मगर इसका चार्ज चेंज नहीं होगा. तो यही एक प्रॉपर्टी है, चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड ऑफ द बॉडी. तो यही एक प्रॉपर्टी है कि जो चार्ज है डज नॉट डिपेंड on the speed of body, the speed of a body, whereas mass depends upon speed of the body. ठीक है बेटा. तो चार्ज है वो बॉडी के स्पीड पे डिपेंड नहीं करती, जबकि मास जो है बॉडी के स्पीड पे डिपेंड करता है. ठीक है. तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा बेसिकली चार्ज के बारे में, चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में. अब क्या है, जब चार्ज रेस्ट पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है. उससे कई सारे चैप्टर आए. जब चार्ज यूनिफॉर्म मोशन से जा रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है. उससे कई सारे चैप्टर आए. और जब चार्ज को एक्सेलरेट किए तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी थी और मैग्नेटिक फील्ड भी थी, जिसकी वजह से आया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. उसके लिए अलग चैप्टर है. तो एक काम करते हैं, देखते हैं उसे. इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मैग्नेटिज्म 3 पार्ट में डिवाइड है. जब चार्ज रेस्ट पे हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म 3 पार्ट में डिवाइड है. ठीक है बेटा. इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है. ठीक है. पहला, जब चार्ज क्या हो? रेस्ट पे हो. पहला, जब चार्ज क्या हो?
रेस्ट पे हो, चार्ज इज एट रेस्ट, चार्ज एट रेस्ट। दूसरा क्या हो, जब चार्ज यूनिफॉर्म मोशन कर रहा हो, चार्ज क्या कर रहा हो, यूनिफॉर्म मोशन, चार्ज इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, चार्ज इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तीसरा, जब चार्ज को क्या करें, एक्सेलरेट कर दें, when charge is accelerated, when charge is accelerated, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म 3 पार्ट में डिवाइड है। पहला, जब चार्ज रेस्ट पे हो, तो जब चार्ज रेस्ट पे होगा ना बेटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। आगे पढ़ेंगे हम, घबराने की जरूरत नहीं है, आगे पढ़ेंगे हम, बस अभी हम बता दे रहे हैं। जनरली क्वेश्चन आ जाता है, तो पहली डीपीपी या दूसरी तीसरी डीपीपी सॉल्व करोगे ना, तो अभी ये क्वेश्चन हो सकता है आ जाता है। बेसिकली पहले चैप्टर में ये क्वेश्चन आ जाता है, तो अगर ये क्वेश्चन कभी देख लो तो कर लो, इस वजह से अभी बता दे रहे हैं। छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे देते हैं कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म 3 पार्ट में डिवाइड है, पहला जब चार्ज क्या हो, रेस्ट पे हो, दूसरा चार्ज क्या हो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, और तीसरा चार्ज क्या हो, एक्सेलरेट कर रहा हो। तो जब चार्ज रेस्ट पे होगा ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। जब चार्ज मूव करेगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, तो स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। क्या जनरेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड आएगा। जब चार्ज यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा। मैग्नेटिक फील्ड आएगा, इसको भी बाद में देखते हैं। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, तो इसमें हमारे पास कुछ चैप्टर आए। पहला इलेक्ट्रोस्टैट्स और दूसरा कैपेसिटेंस। पहला आया इलेक्ट्रोस्टैट्स और दूसरा आया कैपेसिटेंस। तब चार्ज यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तब आया मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से 3-4 टॉपिक्स आए। जब चार्ज मूव कर रहा है तो उसकी वजह से आया करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद आया मैग्नेटिज्म, उसके बाद आया मैग्नेटिज्म, फिर आया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन EMI, उसके बाद आया अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो जब चार्ज रेस्ट पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, जब चार्ज मूव कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से तो मैग्नेटिक फील्ड भी आ रही है। अब अगर चार्ज को एक्सेलरेट करें, मान लो किसी को भी अगर एक्सेलरेट करो, किसी को भी अगर एक्सेलरेट करो तो उस पर फोर्स आएगा, फोर्स आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी। चार्ज को अगर एक्सेलरेट किए, किसी को भी एक्सेलरेट करेंगे तो उस पर फोर्स आएगा, जब फोर्स आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हुई तो चार्ज की मोबिलिटी भी चेंज होगी। आगे पढ़ेंगे मोबिलिटी वगैरह, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे हम, बस अभी के लिए समझ लो। तो अगर चार्ज एक्सेलरेट हुआ, तो जब चार्ज एक्सेलरेट होगा तो उस पर फोर्स आएगा, फोर्स आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हुई तो मोबिलिटी ऑफ चार्ज चेंज हुआ, मोबिलिटी ऑफ चार्ज भी वेरी करेगा, मोबिलिटी ऑफ चार्ज वेरी करेगा, उससे करंट वेरी करेगा, करंट वेरी करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी वेरी करेगी। काफी चीजें हो गई ना, कोई नहीं, एक बार और बोल देता हूं। चार्ज अगर एक्सेलरेट किया, कोई भी चीज एक्सेलरेट करेगी, फोर्स आएगा, फोर्स आया तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हुई तो मोबिलिटी ऑफ चार्ज हुआ, चेंज हुआ, वेरी किया। मोबिलिटी ऑफ चार्ज वेरी कर रहा है, इसका मतलब करंट वेरी कर रही है,
करंट वेरी कर रही है मतलब मैग्नेटिक फील्ड वेरी हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी बदल रही है, मैग्नेटिक फील्ड भी बदल रही है। तो अब इन दोनों चीजों को हम सेपरेट नहीं कर सकते, अलग अलग नहीं कर सकते। इस वजह से एक नया टर्म आया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो कंबाइंड इफेक्ट है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक का। तो यहां पे आया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और यही एक चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बेसिकली जेई मेंस में इसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म 3 पार्ट में डिवाइडेड है, चार्ज रेस्ट, चार्ज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एंड व्हेन चार्ज इज एक्सेलरेटेड। जब चार्ज रेस्ट पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, जब चार्ज यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, और जब चार्ज एक्सेलरेट कर रहा है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ रहे हैं, ठीक है। अभी तक इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो अपने पहले टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। इसमें पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ। तो बेटा कूलम्ब्स लॉ ये कहता है कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ टू चार्ज के। अगर मान लो एक चार्ज ये है और एक चार्ज ये है, तो कूलम्ब्स लॉ ये कहते हैं, कूलम्ब साहब ये बोल रहे थे कि जो फोर्स आया वो इन दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के बराबर होगा, और इनके बीच की दूरी, अगर मान लो ये जो दूरी है, इनके बीच की दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो कूलम्ब साहब ने ये बोला कि जो फोर्स लग रहा है, अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन, अगर दो पॉजिटिव चार्ज हुए या दो नेगेटिव चार्ज हुए, तो दो पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे, आपस में रिपेल करेंगे, दो नेगेटिव चार्ज होंगे तो क्या होंगे, रिपेल करेंगे। अगर दो अपोजिट चार्ज हुए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो अट्रैक्ट करेंगे। जो फोर्स या तो अट्रैक्टिव या रिपल्सिव, कोई भी फोर्स हो, वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के बराबर, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इनके बीच के दूरी के स्क्वायर के। तो कूलम्ब साहब ने यह कहा कि जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 के और Q2 के प्रोडक्ट के। फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2 के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस के स्क्वायर के। तो जब ये दोनों प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा तो एक हमारे पास कांस्टेंट आया K। तो वैल्यू आई K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है बेटा। तो जो फोर्स आया वो क्या हुआ, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो बेटा कूलम्ब साहब ने यह कहा कि अगर कोई दो चार्ज है तो जो फोर्स लगेगा वो उन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा, और उनके बीच की जो दूरी है ना उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है। तो ये जो दो चार्ज है ना, ये दो चार्ज है, वो एक टाइप का एक्शन रिएक्शन फोर्स है। अब सर एक्शन रिएक्शन फोर्स होता क्या है? एक्शन रिएक्शन फोर्स क्या होता है? सपोज कर लो एक चार्ज है और एक ये चार्ज है, ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, ये इसको धक्का लगाएगा, ये पॉजिटिव इसको धक्का लगाएगा, तो ये पॉजिटिव भी इसको धक्का लगाएगा। मतलब अगर ये एक्शन है तो ये रिएक्शन है। तो ये जो चार्जेस हैं, ये जो फोर्स लग रहे हैं, वो एक्शन रिएक्शन फोर्स है। अगर ये इसको लगाएगा तो ये इसको लगाएगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। तो जो K की वैल्यू है बेटा, K की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है?
एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। के की वैल्यू कितनी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जबकि एप्सिलॉन नॉट क्या है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब इन सब की वैल्यू क्या होती है वो आगे देखते हैं। तो हमारे पास जो फोर्स आया ना बेटा, वो फोर्स आया के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये हमारे पास फोर्स आया, ठीक है। जहां पे ये आर जो है वो क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, ठीक है बेटा। जो k की वैल्यू होगी वो होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू आती है ना वो आती है 9 इंटू 10⁹, इसे कुछ यूनिट होगी, तो यूनिट क्या होगी, इस k की यूनिट निकालनी है। फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन, ये आर स्क्वायर ऊपर चला गया तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, Q1 Q2 नीचे आ गया तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, तो उसकी यूनिट आई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर आई। अब एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट को ऑलरेडी मैंने बता दिया था क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो एप्सिलॉन नॉट की भी कोई ना कोई वैल्यू होगी, तो जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होगी बेटा, जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है वो होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ये होती है इसकी वैल्यू। इसकी भी कोई ना कोई यूनिट होगी। अब देखिए एप्सिलॉन नॉट को ऊपर लेके चले जाओ, के को नीचे लेके चले जाओ, 4 पाई तो कांस्टेंट है, उसकी तो कोई यूनिट होगी नहीं। एप्सिलॉन नॉट को ऊपर लेके चले जाएं, के को नीचे लेके चले जाएं, तो ये यूनिट को रिवर्स कर दो, तो जब रिवर्स कर दोगे तो इसकी यूनिट आएगी कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है बेटा। जो फोर्स आया वो आया के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जहां पे एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 8.85 इंटू 10⁻12, इसकी वैल्यू कितनी होती है 8.85 इंटू 10⁻12। इसकी यूनिट क्या होगी कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसकी यूनिट क्या होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है बेटा। आगे बढ़े, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये कूलम्स लॉ के कुछ प्रॉपर्टीज हैं, क्या आई, क्या निकल के क्या आया कूलम्स लॉ से, कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना वो एक्ट करता है दो डिफरेंट चार्जेस के बीच में। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो किसके किसके बीच में लग रहा है, दो अलग अलग चार्जेस के बीच में। मान लो एक चार्ज Q1 है एक चार्ज Q2 है, तो फोर्स दो अलग अलग चार्ज के बीच में लग रहा है। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना बेटा वो दो डिफरेंट चार्जेस के बीच में लग रहा है, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये आया जो मैग्नीट्यूड है फोर्स का वो सेम होगा मगर अपोजिट इन डायरेक्शन होगा। कहने का मतलब सपोज कर लो एक चार्ज ये Q है, Q1 है और एक चार्ज ये Q2 है। Q1 को अगर हम पकड़ के रख लिए, Q1 को पकड़ के रख लिए तो Q2 पे फोर्स लगेगा, Q2 इधर जाना चाहेगा, दोनों पॉजिटिव चार्ज है दोनों रिपेल करेंगे, ये इधर जाना चाहेगा और ये इधर जाना चाहेगा। इस पे जो फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू क्या होगी कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या होगी के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसकी भी वैल्यू क्या होगी के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो क्या दोनों फोर्स बराबर हैं, क्या दोनों फोर्स बराबर हैं, क्या दोनों फोर्स बराबर हैं, बराबर है।
क्या दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है? एक फोर्स इस साइड लग रहा है, एक फोर्स इस साइड लग रहा है। पर सर तो आप दोनों पॉजिटिव चार्ज लिए हैं, अगर एक पॉजिटिव नेगेटिव ले ले तो चलो ठीक है बेटा, एक पॉजिटिव ले लेते हैं और एक नेगेटिव ले लेते हैं। मान ले रहे ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज ये अट्रैक्ट करेंगे, ये इसके पास जाएगा, और ये भी दोनों चार्ज अपोजिट है, ये इसके पास जाएगा। क्या ये दोनों फोर्सेस बराबर होंगे? क्या ये दोनों फोर्सेस बराबर होंगे? हाँ बराबर होंगे। फोर्स की वैल्यू क्या होगी? के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये भी फोर्स क्या होगा? के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये भी फोर्स क्या होगा? के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। क्या दोनों फोर्स बराबर हैं? क्या दोनों फोर्स बराबर हैं? क्या दोनों फोर्स बराबर हैं? दोनों फोर्स बराबर हैं। क्या दोनों का साइन अपोजिट है? क्या दोनों का साइन अपोजिट है? अपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है बेटा, इन दो पॉइंट से हम ये कह सकते हैं, क्या ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर हैं? क्या ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर हैं? अगर ये बॉडी इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, इसके पास आएगा तो ये भी क्या इसके पास आएगा। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसको धक्का देगा तो क्या ये इसको भी धक्का देगा। तो क्या ये एक्शन रिएक्शन पेयर हैं? हाँ सर ये एक्शन रिएक्शन पेयर है। तो क्या ये एक्शन रिएक्शन पेयर है? हाँ ये एक्शन रिएक्शन पेयर है। चौथे पॉइंट पे आए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑलवेज एक्ट्स along the line joining the two charges। इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये लाइन ना पड़े होते हैं, ये लाइन ना पड़े होते हैं, सिर्फ इसको देखते हैं, सर ये एक्शन रिएक्शन पेयर है, दो सेम फोर्स और दोनों एक्शन रिएक्शन, तो एक काम कहना चाह रहे हैं, एक फोर्स इस डायरेक्शन में और एक फोर्स इस डायरेक्शन में, एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है। बच्चा मेरे पास आया, कहा सर दो चार्ज हैं। हाँ दो चार्ज हैं सर, दोनों पे अपोजिट फोर्स लग रहा है, एक पे ऊपर एक पे नीचे, दोनों फोर्स अपोजिट लग रहा है। हाँ लग रहा है। क्या दोनों एक्शन रिएक्शन है? इसका एक्शन इसका रिएक्शन है। हाँ है। तो क्या ये हो सकता है? नहीं हो सकता। मैंने कहा नहीं हो सकता। उसने पूछा क्यों नहीं हो सकता? मैंने बोला बेटा ये देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो हमेशा एक्ट करेगा अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। कहने का मतलब अगर एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है तो इस लाइन को एक्सटेंड करो तो दूसरा फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगेगा। तो क्या ये एक दूसरे के डायरेक्शन में लग रहे हैं? नहीं। तो क्या ये हो सकता है? नहीं हो सकता। तो क्या ये हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑलवेज acts along the line joining the two charges। ठीक है बेटा, इसी को ही हम सेंट्रल फोर्स कहते हैं। सेंट्रल फोर्स मतलब वो फोर्स, सेंट्रल फोर्स मतलब बेटा वो फोर्स जब किसी दो फोर्स को ज्वाइन करें ना, दो फोर्स की लाइन को ज्वाइन करें, उसी को हम बोलते हैं सेंट्रल फोर्स। तो इस पॉइंट की वजह से हम ये कह सकते हैं क्या ये सेंट्रल फोर्स है? हाँ ये सेंट्रल फोर्स है। क्या ये सेंट्रल फोर्स है? हाँ ये सेंट्रल फोर्स है। ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स। ये आगे हम पढ़ेंगे दोबारा, ये आगे हम थर्मोडायनेमिक्स में दोबारा पढ़ेंगे। पर कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होता है जो पाथ पे डिपेंड ना करे, वर्क डन पाथ पे डिपेंड ना करे, उसको हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। आगे पढ़ेंगे, हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए कितनी पॉइंट थे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमेशा दो डिफरेंट चार्ज के बीच में लगता है। हाँ लगता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है? दोनों फोर्स का सेम होता है। हाँ मैग्नीट्यूड दोनों फोर्स का सेम होता है। पर क्या डायरेक्शन अपोजिट होती है? हाँ डायरेक्शन अपोजिट होती है। तो क्या हम इसको एक्शन रिएक्शन पेयर कह सकते हैं? हाँ हम एक्शन रिएक्शन पेयर कह सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑलवेज एक्ट करेगा अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। दो चार्ज, दो फोर्स लग रहे हैं, इस लाइन को अगर ज्वाइन करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तभी लगेगा। तो क्या ये सेंट्रल फोर्स है? हाँ ये सेंट्रल फोर्स है। फिर क्या मैंने बोला? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। हाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स है। आगे आगे क्या लिखा है? फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस। किसी भी दो चार्जेस के बीच में जो भी इंटरेक्शन फोर्स हो रहा है
वो इंडिपेंडेंट होता है, मतलब उसे किसी चीज का फर्क नहीं पड़ता है चाहे कोई तीसरा चार्ज आए या ना आए। कहने का मतलब अगर ये दो चार्ज है, इनके बीच में फोर्स लग रहा है, अगर कोई तीसरा चार्ज आए तो ये फोर्स नहीं बदलेगा। एग्जांपल देखिए, सपोज कीजिए एक यहां पे निगेटिव चार्ज है, सपोज कीजिए यहां पे एक माइनस क्यू चार्ज है और यहां पे एक प्लस क्यू चार्ज है। सपोज कीजिए यहां पे एक माइनस क्यू चार्ज है और यहां पे एक प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। तो दोनों चार्जेस अपोजिट है, हाँ अपोजिट है। क्या दोनों एक दूसरे को खींचेंगे? हाँ खींचेंगे। तो इस माइनस क्यू पे इधर की तरफ फोर्स लगेगा, क्या इस माइनस क्यू पे इधर की तरफ फोर्स लगेगा? हाँ लगेगा। अब एक काम किए, एक और चार्ज आ गया, एक कोई बदतमीज चार्ज आया, वो यहां पे फिर से एक और चार्ज आ गया। अब इस चार्ज की वजह से भी इस पे कोई फोर्स आएगा? हाँ आएगा। उसका डायरेक्शन भी क्या होगा? टुवर्ड्स द चार्ज, अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। एक इस डायरेक्शन में फोर्स आएगा, एक फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा। मान ले रहे ये फोर्स, ये क्या चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है और ये जो चार्ज है वो है Q3। ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है और ये है चार्ज Q3। ये फोर्स लग रहा है 1 पे और कौन लगा रहा है 2। कैसे डिनोट करते हैं ऐसे देखिए, अगर कहीं ऐसे लिखा है 1 2, अगर कहीं ऐसे लिखा है फोर्स 1 2, तो इसका मतलब ये होता है किस पे लग रहा है। 1 ये दिखाता है किस पे लग रहा है, किस पे लग रहा है, किस पे लग रहा है, और 2 ये बताता है कौन लगा रहा है, कौन लगा रहा है। कौन लगा रहा है, 1 ये बताता है किस पे लग रहा है, 2 ये बताता है कौन लगा रहा है। तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ये फोर्स किस पे लग रहा है? 1 पे। कौन लगा रहा है? 3। तो एक बात बताओ बेटा, दो चार्ज थे, दोनों के बीच में फोर्स लग रहा था, दो चार्ज थे, दोनों के बीच में फोर्स लग रहा था, कोई तीसरा चार्ज आया, क्या उसकी वजह से ये फोर्स चेंज हुआ? क्या उसकी वजह से ये फोर्स चेंज हुआ? नहीं हुआ। एक अलग से फोर्स आ गया, लेकिन क्या उसकी वजह से ये फोर्स चेंज हुआ? नहीं हुआ। मान लो ये दो चार्ज हैं, ये चार्ज इस पे फोर्स लगा रहा है, तो क्या इस चार्ज की वजह से ये फोर्स चेंज हुआ? नहीं चेंज हुआ। इसका मतलब ये कि फोर्स ऑफ इंटरेक्शन किसी भी दो चार्ज के बीच में वो डिपेंड नहीं करता है किसी और के आने या ना जाने से। अगर कोई चार्ज आए या ना आए, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो वही फोर्स लगेगा, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। ह्यूमन बीइंग में जनरली एक्सेप्शन आ जाता है, ठीक है, ह्यूमन बीइंग में एक्सेप्शन रहता है, लेकिन चार्ज के केस में बेटा कोई एक्सेप्शन नहीं है। चाहे कोई आए चाहे कोई दूसरा आए जाए, दो चार्ज के बीच में उतना ही फोर्स लगेगा जितना पहले लग रहा था। इसको ऐसे रिलेट कर लीजिए, ह्यूमन बीइंग की तरह इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। चाहे कोई दूसरा तीसरा कोई चौथा पांचवा 10 चार्ज आ जाए, अगर यहां पे पूरे 10 चार्ज आ जाए तो भी क्या ये फोर्स बदलेंगे? नहीं बदलेंगे। इनके बीच में क्या जो दो फोर्स लग रहा था वो कभी चेंज होगा? नहीं चेंज होगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड ऑन मीडियम। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम पे डिपेंड करता है। इसका मतलब क्या? मीडियम पे डिपेंड करता है, इसका मतलब क्या? देखो बेटा, फोर्स जो होता है ना वो होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। फोर्स जो होता है बेटा वो होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। R क्या है? दो चार्ज के बीच में डिस्टेंस, यही है। K क्या होता है? K होता है बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या अगर किसी और मीडियम में जाएंगे तो क्या ये चेंज होगा? हाँ चेंज होगा, ये आगे बताऊंगा मैं, आगे इसे दोबारा बताऊंगा मैं, पर अभी के लिए जान लो एप्सिलॉन नॉट मीडियम टू मीडियम चेंज होता है। तो अगर एप्सिलॉन नॉट बेटा चेंज होगा तो क्या ये वैल्यू चेंज होगी? चेंज होगी कि नहीं होगी? होगी चेंज। तो अगर ये चेंज होगी तो क्या ये वैल्यू चेंज होगी कि नहीं होगी? अगर ये चेंज हुई तो के चेंज होगा, के चेंज होगा तो फोर्स चेंज होगा। तो क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम पे डिपेंड करता है? हाँ डिपेंड करता है। क्यों डिपेंड करता है? क्योंकि एप्सिलॉन नॉट मीडियम टू मीडियम चेंज होता है। अगर एप्सिलॉन नॉट चेंज होगा तो के की वैल्यू चेंज होगी, अगर के की वैल्यू चेंज होगी तो बेटा फोर्स भी चेंज होगा। समझ रहे हो? अगर के की वैल्यू चेंज होगी तो बेटा फोर्स भी चेंज होगा। ठीक है, तो ये सारे कंक्लूजन आए हमारे कूलम्स लॉ से। दोबारा देखें तो बेटा कूलम्स लॉ क्या था? कूलम्स लॉ ये कहता है कि अगर कोई दो चार्ज हैं, अगर कोई दो चार्ज हैं तो जो फोर्स होगा वो इन दो चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और इन दो चार्ज के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो जो एफ आया वो आया के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, जहां पे के की वैल्यू आई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ और जिसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है बेटा, एप्सिलॉन नॉट को हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12 और इसकी यूनिट होती है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब इस कूलम्स लॉ से हम इतनी सारी चीजें निकाल पाए। क्या निकाल पाए? कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो दो अलग अलग चार्ज के बीच में लगता है, दो एक तरह के चार्ज भी हो सकते हैं, मतलब दो चार्ज के बीच में लगता है। जो मैग्नीट्यूड है फोर्स वो सेम रहेगा। सेम क्यों रहेगा? क्योंकि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। Q1 Q2 नहीं बदल रहा है, नहीं बदल रहा है, डिस्टेंस नहीं बदल रही है, नहीं बदल रही है, तो दोनों फोर्स भी सेम रहेंगे, दोनों फोर्स सेम रहेंगे, दोनों का डायरेक्शन अलग अलग होगा, दोनों अपोजिट में होंगे। तो क्या हम एक्शन रिएक्शन पेयर कह सकते हैं? हाँ कह सकते हैं। और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना वो ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, इसी वजह से हम इनको सेंट्रल फोर्स भी बोलते हैं, इसी वजह से हम इनको सेंट्रल फोर्स भी बोलते हैं। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स आगे बताएंगे, लेकिन फिर भी अभी के लिए समझ लो कि कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होता है जो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है बेटा, तो कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होता है जो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। फिर हमने आगे बताया कि जो फोर्स है वो किसी और चार्ज पे डिपेंड नहीं करेगा। कहने का मतलब अगर ये दो चार्ज हैं, इन दो चार्ज के बीच में दो फोर्स लग रहा है, तो अगर 10 चार्ज और आ जाए तो ये फोर्स नहीं बदलेगा, ये फोर्स नहीं बदलेगा। फिर हमने बोला कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड करता है किस पे? मीडियम पे डिपेंड करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस पे डिपेंड करता है? मीडियम पे डिपेंड करता है। हाँ मीडियम पे डिपेंड करता है। कैसे मीडियम पे डिपेंड करता है? कैसे मीडियम पे डिपेंड करता है? एप्सिलॉन नॉट मीडियम पे डिपेंड करता है, जैसे जैसे मीडियम बदलेगा एप्सिलॉन नॉट बदलेगा, एप्सिलॉन नॉट बदलेगा तो के की वैल्यू बदलेगी, के की वैल्यू बदलेगी। के की वैल्यू अगर बदली तो क्या फोर्स बदल गया? फोर्स बदल गया तो क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बदल गया? तो अगर मीडियम चेंज हुआ तो क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बदल गया? हाँ बदल गया। तो ठीक है बेटा, अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, छोटा सा बेसिक सा क्वेश्चन करते हैं। सपोज कर लो बेटा एक चार्ज है Q, सपोज कर लो एक चार्ज है Q, यहां भी एक चार्ज है Q और एक यहां चार्ज है Q। तीन चार्ज है, एक चार्ज ये Q, एक चार्ज ये Q, एक चार्ज ये Q। तीनों के बीच में जो डिस्टेंस है ना वो है A, तीनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है A, तीनों के बीच में जो डिस्टेंस है ना वो है A। तीन चार्ज है,
मान लेते हैं इसको, ये इसको पॉइंट ए दे देते हैं, इसको पॉइंट बी दे दे रहे हैं और इसको पॉइंट सी दे दे रहे हैं। क्यू क्यू क्यू, तीनों के बीच में डिस्टेंस ए, तो क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया? सबके बीच में एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। हमें निकालना है फोर्स ऑन ए, हमें निकालना है फोर्स ऑन ए। क्या फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है? हां, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब जिसके पास डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो। तो हमें निकालना है फोर्स ऑन ए, ए पे हमें फोर्स निकालना है। तो ए पे फोर्स हम कैसे निकालेंगे? तो क्या ये चार्ज, दोनों चार्ज सेम है? हाँ, दोनों चार्ज सेम है। तो लाइक चार्ज क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो ये चार्ज इसको धक्का देगा, ये चार्ज इसको धक्का देगा। तो क्या इसको लिख सकते हैं फोर्स ऑन ए, कौन लगा रहा है? बी। फोर्स ऑन ए कौन लगा रहा है? बी। क्या ये चार्ज इसको इधर धक्का देगा? क्या ये चार्ज इसको इधर धक्का देगा? अब बच्चे कहेंगे इधर क्यों नहीं धक्का देगा? मैंने कहा ये चार्ज इसको इधर धक्का देगा तो ये चार्ज इसको इधर धक्का देगा। क्यों इधर इधर धक्का देंगे? क्योंकि जो फोर्स है वो सेम लाइन में लगेंगे। अगर ये इसको इधर धक्का दे रहा है तो क्या ये इसको इधर धक्का देगा? तो ये चार्ज इसको इधर धक्का देगा। ये भी क्या होगा? फोर्स ऑन ए कौन लगा रहा है? सी। फोर्स ऑन ए कौन लगा रहा है? सी। क्या इन दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री होगा? क्या इन दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री होगा? क्या ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है? तीनों की साइड क्या है? ए ए ए। तीनों के बीच में एंगल कितना होगा? 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। क्या इन दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री होगा? 60 डिग्री होगा। तो क्या फोर्स ऑन ए बी को हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू अपॉन ए स्क्वायर। तो क्या इसको भी हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू अपॉन ए स्क्वायर? लिख सकते हैं। कहने का मतलब देखिए बेटा, एक फोर्स इधर है और एक फोर्स इधर है, एक फोर्स इधर है और एक फोर्स इधर है, दोनों के बीच में एंगल कितना है? 60 डिग्री। दोनों के बीच में एंगल कितना है? 60 डिग्री। तो जो रिजल्टेंट होता है किसी वेक्टर का वो होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है? एंगल बिटवीन दो फोर्सेस, एंगल बिटवीन टू फोर्सेस। यहां पे F1 की वैल्यू क्या है? F के बराबर। F2 की वैल्यू क्या है? F के बराबर। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर कॉस 60 कितना हो जाएगा? 1/2, 1/2, 2 से 2 कैंसिल। तो ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट 3F स्क्वायर। तो क्या F बाहर आ जाएगा? तो अंडर रूट 3F। तो जो नेट फोर्स लगेगा, जो नेट फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू क्या होगी? √3F। तो जो नेट फोर्स लगेगा इस पे वो क्या लगेगा? √3F। क्वेश्चन दोबारा समझा देता हूं। तीन चार्ज थे, तीनों के बीच में डिस्टेंस ए ए ए है, तीनों के बीच में डिस्टेंस ए ए ए है। तो क्या ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की तरह बिहेव कर रहे हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल के बीच में डिस्टेंस क्या होती है? तीनों साइड्स के बीच में डिस्टेंस सेम। तो क्या इन सब के बीच में एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। अगर इस लाइन को ज्वाइन कर दें तो क्या ये एंगल भी 60, ये एंगल भी 60 और ये एंगल भी 60। हमें निकालना है ए पे फोर्स, हमें निकालना है ए पे फोर्स। ए पे फोर्स बी लगा रहा है, तो फोर्स ऑन ए कौन लगा रहा है? बी। फोर्स ऑन ए कौन लगा रहा है? सी। उसकी वैल्यू क्या होती है? कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग दो चार्ज के बीच में फोर्स की वैल्यू कितनी होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहां पे R की वैल्यू क्या है? A। दोनों फोर्स सेम है,
दोनों फोर्स सेम है। तो क्या ये दोनों वेक्टर हैं? वेक्टर हैं। तो क्या वेक्टर की तरह ऐड करेंगे? हाँ वेक्टर की तरह ऐड करेंगे। तो वेक्टर की तरह ऐड करेंगे तो क्या F1 F है, F1 F है, F2 भी F है, F2 भी F है। दोनों के बीच में एंगल कितना है? 60 डिग्री। तो ये कितनी आई? √3F। कितनी आई? √3F। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? हवा लगा? आइए एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन आया था जेईई मेंस में, एमएसटी सीईटी में भी आया था ये, मगर वो थोड़ा सा आसान कर दिया था। एमएसटी सीईटी में भी आया था मगर थोड़ा सा क्वेश्चन आसान कर दिया था। उसे चार्ज की वैल्यू दे रखी थी, उसने चार्ज की वैल्यू दे रखी थी डायरेक्ट, तो फोर्स निकालना था। तो जब चार्ज की वैल्यू दे देगी तो डायरेक्ट हम फोर्स निकाल लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। मगर जब जेईई मेंस में आया था तो उसने क्वेश्चन को ऐसे मैनिपुलेट किया था कि मिनिमम पॉसिबल फोर्स निकालो दोनों फोर्स के बीच में, ये डाल दिया था उसने, ये मिनिमम पॉसिबल फोर्स निकालो दो इनके बीच में। ऑप्शन दे रखा था उसने कुछ ऐसे, ke² बाई 8। दूसरा ऑप्शन उसने दे रखा था ke² बाई 4। तीसरा ऑप्शन उसने दे रखा था ke² बाई 2। और चौथा ऑप्शन उसने दे रखा था ke²। ये क्वेश्चन एक जेईई मेंस में आया था। उसने पूछा था दो चार्ज हैं, एक चार्ज ये और एक चार्ज ये, दोनों के बीच में दूरी कितनी है? 1 मीटर। दोनों के बीच में दूरी कितनी है? 1 मीटर। हमें निकालना है मिनिमम पॉसिबल फोर्स उनके बीच में। ये जेईई मेंस का क्वेश्चन था। एमएसटी सीईटी में डायरेक्ट चार्ज की वैल्यू दे रखी थी, तो वो क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो गया था। तो कैसे करेंगे बताओ? इसमें सिर्फ एक ही चीज थी। क्या एक चीज थी? जो चार्ज की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू मैंने पहले स्लाइड में बताई थी, पहला ही चीज बताया था चार्ज के बारे में, जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू होती है वो होती है 1 इलेक्ट्रॉन, बताया था मैंने। तो चार्ज मिनिमम पॉसिबल हो सकता है वो कितना हो सकता है? 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज नहीं हो सकता। क्या क्या चीजें देखो, फोर्स किसके बराबर होता है? फोर्स, फोर्स की वैल्यू क्या आती है? फोर्स आता है कूलम्स लॉ के हिसाब से K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। डिस्टेंस दे रखी है कितनी? 1 मीटर। डिस्टेंस दे रखी है कितनी? 1 मीटर दे रखी है, दे रखी है। K क्या कांस्टेंट है? अगर कुछ नहीं दिया तो मीडियम चेंज नहीं हो रहा है, तो K क्या कांस्टेंट होगा? K की वैल्यू क्या होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/4 पाई जो कांस्टेंट है, क्या जिस चीज में है ये मीडियम फिक्स है? तो क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फिक्स है? तभी तो ऑप्शन में K दे रखा है। तो क्या K फिक्स है? K फिक्स है। R की वैल्यू दे रखी है, R की वैल्यू दे रखी है। क्या बदल रहा है? सिर्फ चार्ज। R की वैल्यू कितनी है? 1। तो 1 का होल स्क्वायर इंटू Q1 Q2, मतलब K Q1 और Q2। मैंने पहले ही बताया कि जो चार्ज है उसकी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू हो सकती है 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज नहीं हो सकता। 1 इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज नहीं हो सकता। दोनों सेम चार्ज है, ये भी Q है, ये भी Q है, ये भी Q है और ये भी Q है। KQ²। 1 इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज नहीं हो सकता। तो क्या Q की जगह पे हम E लिख सकते हैं? क्या Q की जगह पे हम E लिख सकते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? KE²। KE²। कुछ बच्चे डायरेक्ट सीधे सोचेंगे कि सबसे छोटा तो ये है, तो आंसर ये टिक कर देंगे। मैंने पहले ही स्लाइड में बताया चार्ज के बारे में कि सबसे मिनिमम पॉसिबल किसी भी बॉडी पे चार्ज कितना हो सकता है? 1 इलेक्ट्रॉन। कितना हो सकता है? 1 इलेक्ट्रॉन। तो क्या इस चार्ज की जगह हम E लिख सकते हैं? तो इस चार्ज की जगह हमने लिख दिया E, तो वैल्यू क्या आ गई? KE²। तो बेटा कुछ समझ में आया?
ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, कुछ समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और आपको कुछ होमवर्क दे देते हैं, कुछ होमवर्क दे देते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, यहां पे माइनस क्यू चार्ज है, यहां पे प्लस क्यू चार्ज है, यहां पे माइनस क्यू चार्ज है, यहां पे प्लस क्यू चार्ज है, यहां पे माइनस क्यू चार्ज है, यहां पे प्लस क्यू चार्ज है, यहां पे माइनस क्यू और यहां पे प्लस क्यू। इन सब के बीच में डिस्टेंस है ए, इन सब के बीच में डिस्टेंस है ए, इन सब के बीच में डिस्टेंस है ए, इन सब के बीच में डिस्टेंस कितना है ए। ठीक है, ये पॉइंट हम मान ले रहे हैं ए पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो हमें निकालना है फोर्स ऑन ए, हमें निकालना है इस ए पे जो चार्ज है उस पे फोर्स कितना लग रहा है, ये पहला क्वेश्चन। हमें क्या निकालना है, ए पे जो चार्ज है उस पे फोर्स कितना लग रहा है। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन ये है, थोड़ा सा लेंथी है और ट्राई करना एक बार, नहीं होगा तो मैं बताऊंगा अगली क्लास में, नहीं होगा तो मैं बताऊंगा, पर इसे ट्राई करना। घड़ी देखा है, घड़ी देखा है सबने? ठीक है, घड़ी देखा है। ठीक है, यहां पे 1 कूलम चार्ज है, यहां पे 2 कूलम, 3 कूलम, 4 कूलम, 5 कूलम, 6 कूलम, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12 कूलम। ठीक है, सेंटर पे एक चार्ज है 1 कूलम का, सेंटर पे एक चार्ज है 1 कूलम का। हमें बताना है नेट फोर्स इस पे कितना लगेगा। क्वेश्चन समझ में आया? सर्कल है, सर्कल में एक चार्ज है 1 कूलम, 2 कूलम, 3, 4, 5, जैसे घड़ी होता है 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, हमें निकालना है सेंटर पे एक चार्ज है, एक ओ पॉइंट है सेंटर पे, उस पे हमें निकालना है नेट फोर्स, उस पे हमें निकालना है नेट फोर्स। हिंट दे देता हूं, देखो ये 1 कूलम चार्ज, दोनों सेम चार्ज, रिपेल करेंगे, इधर धक्का लगाएगा, 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 6 इधर धक्का लगाएगा, 12 इधर धक्का लगाएगा। ठीक है, एक हिंट दे देता हूं। ठीक है, 3 इधर धक्का लगाएगा, 9 इधर धक्का लगाएगा, तो नेट इधर कितना लगेगा 6, नेट इधर कितना लगेगा 6, 6 इधर धक्का लगाएगा, 12 नीचे धक्का लगाएगा, तो नेट इधर कितना लगेगा 6, नेट इधर कितना लगेगा 6, 1 इधर धक्का लगाएगा, 7 इधर धक्का लगाएगा, तो नेट इधर कितना लगेगा 6, 2 इधर धक्का लगाएगा, 8 इधर धक्का लगाएगा, 2 वाला इधर धक्का लगा रहा है, 2 वाला इधर धक्का लगा रहा है, 8 वाला इधर धक्का लगा रहा है, तो नेट कितना लगेगा इस डायरेक्शन में 6, 3 वाला इधर धक्का लगा रहा है, 6 वाला 9 वाला इधर धक्का लगा रहा है, तो नेट इधर कितना लगेगा 6 कूलम की वजह से। समझे बेटा? ये दोनों क्वेश्चन आप सॉल्व करके आइएगा, ये दोनों क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इसे आपको सॉल्व करना है। एक काम करते हैं, छोटा सा आज क्या क्या पढ़े उसको एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। आज हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है? स्टडी ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है? स्टडी ऑफ चार्ज। उसकी यूनिट क्या होती है? कूलम, जिसको हम सी से दिखाते हैं। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है
और जो उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट, देखा बेटा वो क्वेश्चन जो कराया था, जो उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट कितनी होती है? 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज नहीं हो सकता, 1 इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज नहीं हो सकता। सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है कितनी होती है? 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन और उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। फिर इधर बताया मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ प्रोटॉन है वो जनरली इक्वल होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन के। फिर हमने क्या पढ़ा? दो टाइप के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज। दो टाइप के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। दो पॉजिटिव चार्ज, दो सेम तरह के चार्ज एक दूसरे को धक्का देंगे, और दो अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे। तो अगली स्लाइड में हमने बताया कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये पहली प्रॉपर्टी हुई। दूसरी प्रॉपर्टी हमने बताई क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मतलब किसी भी बॉडी पे चार्ज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ n होगा। मतलब किसी भी बॉडी पे चार्ज या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, या तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा, या तो 3 इलेक्ट्रॉन होगा, -3, -4, -5। फ्रैक्शन में नहीं होगा, पॉइंट में नहीं होगा। 2.5 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, 2 इलेक्ट्रॉन 2.3 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। तो इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। फिर हमने पढ़ा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मतलब अगर किसी आइसोलेटेड सिस्टम की बात करें तो जो नेट चार्ज होगा वो कंजर्व होगा। मतलब जितना चार्ज पहले था उतना ही चार्ज बाद में होगा, चार्ज बदलेगा नहीं, नेट चार्ज नहीं बदलेगा। फिर हमने पढ़ा कि चार्ज मास पे डिपेंड नहीं करता है, चार्ज मास पे डिपेंड नहीं करता है, सॉरी चार्ज जो है स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है, जबकि मास स्पीड पे डिपेंड करता है। ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड किए। पहला था जब चार्ज क्या हो, रेस्ट पे हो। दूसरा जब चार्ज यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा हो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब नेट एक्सेलरेशन उस पे 0, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा हो। तीसरा एक्सेलरेटेड हो, तीसरा एक्सेलरेटेड हो। पहला अगर चार्ज रेस्ट पे है, अगर चार्ज रेस्ट पे है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। चार्ज यूनिफॉर्म मोशन से जा रहा है तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। और अगर चार्ज एक्सेलरेट कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी आ रही है। अगर कोई चीज एक्सेलरेट कर रही है तो उस पर लगेगा फोर्स, फोर्स लगने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बदलेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड बदलेगी तो चार्ज की मोबिलिटी भी चेंज होगी। चार्ज की मोबिलिटी अगर वेरी कर रही है तो करंट भी वेरी करेगा। अगर करंट वेरी कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी वेरी करेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरी कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड भी वेरी कर रही है। तो इन दोनों को अलग अलग सेपरेट हम नहीं दिखा सकते, इस वजह से कंबाइंड दिखाते हैं और उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसके बाद हमने पढ़ा कूलम्स लॉ क्या होता है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, कूलम्स लॉ क्या होता है। बेटा कूलम्स लॉ ये कहता है कि अगर कोई दो चार्ज है, अगर कोई दो चार्ज है तो जो फोर्स है उसकी वैल्यू होती है दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के बराबर। तो जो फोर्स होता है उसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के बराबर, और उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो बेटा कूलम साहब ने ये बोला कि जो फोर्स लग रहा है चार्ज पे, जो चार्ज पे फोर्स लग रहा है वो दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के बराबर होगी और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो यहां से आया F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। के आया प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, उस के की वैल्यू हुई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसको हम बोले परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट को बोले हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है बेटा। जहां पे आर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। के की वैल्यू कितनी आई, 9 × 10⁹, और उसकी यूनिट आई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है बेटा। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आई 8.85 × 10⁻12, और उसकी वैल्यू आई कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। उसकी यूनिट आई कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो आगे हमने पढ़ा कि कूलम्स लॉ से क्या क्या पॉइंट्स निकल के आए, क्या क्या निष्कर्ष निकले, क्या क्या पॉइंट्स निकल के आए।
तो उन्होंने ये बताया जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है ना बेटा, वो दो अलग अलग चार्ज पे लग रहा है, एक चार्ज ये एक चार्ज ये, दोनों पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। अगर एक ही चार्ज है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लगेगा, अगर एक चार्ज अगर कहीं सिस्टम पे रखा हुआ है तो उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो बेटा उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, अलग दो दो चार्ज हैं तभी फोर्स लग रहा है। दूसरा पॉइंट उन्होंने ये बताया कि जो मैग्नीट्यूड है फोर्स का वो सेम रहेगा, वो नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि फोर्स की वैल्यू ही होती है क्या, दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के बराबर और उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो डिस्टेंस बदल नहीं रही है, चार्ज बदल नहीं रहा है, तो फोर्स तो बदलेंगे नहीं। तो बेटा फोर्स तो सेम रहेंगे, चाहे कुछ भी कर लो, फोर्स नहीं बदलेंगे। और दोनों फोर्स आपस में क्या होंगे, अपोजिट। अगर फोर्स एक फोर्स इधर लग रहा है तो दूसरा फोर्स इधर लगेगा, चाहे कुछ भी कॉम्बिनेशन रख लो, दोनों पॉजिटिव ले लो, दोनों निगेटिव ले लो, या एक को पॉजिटिव एक को निगेटिव ले लो। तो इन दोनों की वजह से हम क्या बोल सकते हैं कि क्या दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर हैं? हाँ, दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर हैं। फिर हमने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमेशा एक्ट करेगा लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। दोनों चार्ज को ज्वाइन करो, दोनों चार्ज को ज्वाइन करो, दोनों चार्ज को ज्वाइन करो, तो जो फोर्स लगेगा उसी लाइन के अक्रॉस लगेगा, उसी लाइन के, और कहीं नहीं लगेगा। ऐसा नहीं कि ये दो चार्ज हैं, एक फोर्स इधर लगा दिया एक फोर्स नीचे लगा दिया, ना बेटा ना 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 ना, ना। ऐसे नहीं चलेगा। ये दो चार्ज हैं, इन दोनों चार्ज को ज्वाइन करो, फोर्स इसी लाइन में लगेंगे और कहीं नहीं लग सकते। समझे बेटा? तो इससे यह पता चला कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑलवेज एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। दो चार्ज को ज्वाइन किया, उसी लाइन के अकॉर्डिंग उसी लाइन में ही लगेंगे फोर्स, और कहीं नहीं लग सकते। और इस तरह के फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रल फोर्स। इस तरह फोर्स को क्या बोलते हैं बेटा हम? सेंट्रल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? जो पाथ पे डिपेंड ना करे, जिसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड ना करे। ये आगे हम पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिक्स जब पढ़ेंगे तो इसको डिटेल से समझाएंगे, तब तक के लिए बस ऐसे रट लो, बस समझ लो। आगे हमने पढ़ाया कि अगर कोई दो चार्ज है, अगर कोई दो चार्ज है और अगर कोई तीसरा चार्ज आ जाए तो दो चार्ज के बीच में फोर्स कभी नहीं बदलेगा। दो चार्ज के बीच में फोर्स नहीं बदलेगा, वो उतनी ही फोर्स की वैल्यू रहेगी। तीसरा चार्ज आए, चौथा चार्ज आ जाए, पांचवा चार्ज आ जाए, इंसानों में बदल जाता है बेटा। तो दो चार्ज के बीच में फोर्स कभी नहीं बदलेगा किसी और चार्ज की वजह से। तो वही लिखा है बेटा, इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अदर चार्जेस। चाहे तीसरा चार्ज आए, चौथा चार्ज आए, पांचवा चार्ज आए, छठा चार्ज आए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फोर्स की वैल्यू वही सेम रहेगी। क्यों वैल्यू सेम रहेगी? दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? वही सेम डिस्टेंस है। चार्ज बदले कि नहीं बदले? नहीं बदले। चार्ज चार्ज नहीं बदल रहा है, डिस्टेंस नहीं बदल रहे हैं, तो क्या फोर्स बदलेगा? नहीं बदलेगा। अगला पॉइंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड्स ऑन द मीडियम। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मीडियम पे डिपेंड करता है। मीडियम पे डिपेंड करता है। मीडियम पे क्यों डिपेंड कर रहा है? क्योंकि एप्सिलॉन नॉट मीडियम पे डिपेंड कर रहा है। एप्सिलॉन मीडियम पे डिपेंड कर रहा है। एप्सिलॉन मीडियम पे डिपेंड कर रहा है मतलब के की वैल्यू चेंज होगी। के की वैल्यू चेंज होगी मतलब फोर्स बदलेगा। फोर्स बदलेगा मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बदल रहा है। इसका मतलब मीडियम चेंज हुआ तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बेटा बदल गया। आगे हमने पढ़ा, आगे क्वेश्चन कराया जो कि जेईई मेंस में आया था, मिनिमम पॉसिबल फोर्स बिटवीन देम। तो उसकी बेटी वैल्यू क्या आई? के स्क्वायर। क्या बताया था हमने? किसी बॉडी पे मिनिमम पॉसिबल चार्ज कितना हो सकता है? एक इलेक्ट्रॉन। इससे छोटा चार्ज नहीं हो सकता बेटा, इससे छोटा चार्ज कभी नहीं हो सकता। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। पढ़ते रहो, झमाझम पढ़ते रहो, जो बताया गया उसे करते रहो, जो जो फॉर्मूले बताए गए उसे प्रॉपर लिखते रहो, नोट्स बनाते रहो। इस वीडियो के बाद आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे दिए जाएंगे, उनको भी सॉल्व करते रहना, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपको मिले वो सब लगाते रहो झमाझम एकदम। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद, ख्याल रखो अपना, मजे से रहो, पढ़ते रहो। बाय बाय।